देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 31,967, 13,160 मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमण की चपेट में आने से 1,583 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 1,862। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए एडवाइजरी के अनुरूप संचालित करने के निर्देश। अधिकारियों से लॉकडाउन 3 का सख्ती से पालन कराने के भी दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संकट के समय में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के साथ है। योगी बोले, मदद के काम में जो राजनीतिक दल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, जनता उन्हें जवाब स्वयं देगी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य ससल श्रीवास्तव ने कहा कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। गंतव्य पर पहुंचने पर सभी को आरोग्य सेतु डाउनलोड करना होगा। वापस लाए गए भारतीयों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानों पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों से ज्यादा की इजाजत नहीं। कार्यालयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और कार्यस्थलों को बीचों बीच में सैनिटाइज करना जरूरी। हवाई यात्रा के लिए नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स आदि का पालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें या तो अस्पताल में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए पेमेंट बेसिस पर रखा जाएगा। 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि लॉकडाउन से पहले 3.4 दिन में पहले में दोगुने हो रहे थे, जो कि बढ़कर 12 दिन हो गया है। अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों में 12,726 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बढ़कर 27.41% हुआ है। हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेज एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 31,967 तक पहुंच गई है। उपचार के बाद स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 13,160 तक पहुंच गई है। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,583 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश यही है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके और इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 विमानों का परिचालन होगा। नागर विमानन मंत्री ने बताया है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने वाले 64 विमानों में से 9 देशों से आने वाले 11 विमान तमिलनाडु में उतरेंगे। To address the particular issue of those of our citizens who find themselves distressed and have been stranded in foreign countries. Let me just give you an indication of the number of flights that we are planning to mount during the first week of the resumption or the commencement of this operation. And I mean
the period between May 7 to May 13th. We have worked out those details, and these involve 10 flights from the UAE, 2 flights from Qatar, 5 flights from Saudi Arabia, 7 flights from the United Kingdom, 5 flights from Singapore, 7 flights from the United States, 5 flights from Philippines, 7 flights from Bangladesh, 2 flights from Bahrain, 7 flights from Malaysia, 5 flights from Kuwait, and 2 flights from Oman. This brings the total number of flights that will be operated during the first week to 64. कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि राज्य में राजस्व वृद्धि के लिए उद्योग धंधों को भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप संचालित कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिकारियों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। राजस्व वृद्धि की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए हर हालत में औद्योगिक गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रोटोकॉल भी दिया है कि चेकिंग जो है होती रहे लोगों की नियमित रूप से। उस प्रोटोकॉल पर उन्होंने निर्देश दिया है कि चालू हो। उद्योग विभाग के सभी अधिकारी सभी जिलाधिकारियों से संपर्क में हैं और जहां जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जहां SEZs हैं, जहां पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, जहां पर अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं जिनको परमिशन दी जानी है, उनको विशेष रूप से एक ड्राइव चलाकर जो है उनको चालू करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में वायु मार्ग से वापस आने वाले प्रदेश के लोगों को क्वारंटीन कराने की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ, वाराणसी तथा हिंडन एयरपोर्ट पर मेडिकल स्क्रीनिंग के प्रबंध करने के आदेश दिए हैं। भारतीय नागरिकों को भी अब चरणबद्ध रूप से जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रस्ताव के अनुसार समय समय पर उनको लाया जाएगा। उसकी योजना बनाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है कि लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट और लखनऊ और वाराणसी शहर में फिर इनको 14 दिन या उससे अधिक क्वारंटाइन, जो भी नॉर्म्स तय होंगे उतने दिन क्वारंटाइन रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। ये प्रक्रिया भी अब धीरे धीरे शुरू होगी और जब भी भारत सरकार अनुमति देगी लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट को यूज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्वारंटीन सेंटर, शेल्टर होम व कम्युनिटी किचन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी और उन्हें व्यवस्थाओं की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही मंडियों में टाइम टेबल बनाकर कार्य संचालित कराया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी कराया जाए। और साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर पर विशेष ध्यान देने को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो साफ रहे, स्वच्छ रहे, वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी मजबूत रहे और क्वारंटाइन सेंटर में नोडल अधिकारी जिम्मे से काम करें और ऐसा काम करें एक बार उनको ये अवसर जो मिला है उस कार्य को आगे ले जाएं। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की कुल संख्या 2859 है, जिसमें एक्टिव मामलों की संख्या 1862 है और अभी तक 944 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अमित मोहन ने जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना मामलों की जांच करने के लिए 20 टेस्टिंग लैब पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसके साथ कल 3355 सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेजे गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। एक्टिव केसेस 1862, इनमें से 65 में से 5 जिलों में कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कुल डिस्चार्ज जो हुआ है प्रदेश में अभी तक जो पूरी तरह उपचारित होकर जा चुके मरीज 944, कुल केसेस जो हैं अभी तक 2859, 20 लैब्स फंक्शनल हैं, अब तक 20 प्रयोगशालाएं फंक्शनल हो चुकी हैं और वो टेस्टिंग का कार्य कर रही हैं। कल जो सैंपल्स भेजे गए उनकी संख्या 3355
सैंपल्स इनकी टेस्टिंग की गई, उनकी संख्या 3,521, 3521, 300 पूल कल लगाए गए, जिसमें 1,440 सैंपल्स थे। 300 में से 34 पूल पॉजिटिव आए, बाकी 266 पूल्स नेगेटिव आए। अभी लेते हैं एक विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के संकट में लोगों को पहुंचाई जा रही मदद में विरोधियों द्वारा की जा रही राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों की वजह से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर आपदा के समय में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहली बार आपदा के वक्त गरीबों के लिए भारी पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दिया जा रहा है। ऐसे में वो लोग जिनके शासनकाल में गरीबों का पैसा हड़प लिया जाता था, उन्हें बौखलाहट हो रही है। गरीबों के, महिलाओं के और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज, अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में
2,34,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आ चुके हैं। पहली किस्त अप्रैल में और दूसरी किस्त इस माह प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार 2 चरणों में अब तक 6.5 लाख प्रवासी कामगार श्रमिकों को वापस ला चुकी है। पहले चरण में 6 लाख और दूसरे चरण में 50,000 लोगों प्रदेश को वापस सरकार ने लाया उत्तर गया प्रदेश है। सरकार अपने यहां अब तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूरों को लेकर के आई है। पहले चरण में मार्च में 27, 28, 29 मार्च को हमारे पास 6 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आया था, जिन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने और उनके उपचार की व्यवस्था, उसके बाद उन्हें खाद्यान्न की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्ग के लोगों के साथ है और सेवा के इस कार्य में जो राजनीतिक दल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और जनता इसका जवाब उन्हें जरूर देगी। किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ और बिना भेदभाव के हर एक तबके के साथ जब सरकार खड़ी है, तब भी कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हट करके केवल राजनीतिक रूप से हर एक मुद्दे में अनावश्यक बेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, यह अत्यंत ही मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा के प्रतिकूल अभद्र आचरण है। जनता सब कुछ जान रही है। इन लोगों के इस नकारात्मक रवैये का जवाब जनता जनार्दन स्वयं देगी। कोरोना जैसी राष्ट्रीय आपदा में अधिकांश नागरिकों के अपने घरों में रहने के कारण कई आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य सेवा स्वैच्छिक रक्तदान सेवा भी प्रभावित हुई है। आवश्यकता के अनुसार स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन नहीं हो रहा है, जिसके कारण निरंतर आवश्यकता वाले रोगियों को समय पर रक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस कमी को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में ई रक्त कोष ऐप को डाउनलोड कर उसमें रक्तदान के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें हमारे ई रक्त कोष मोबाइल एप्लीकेशन भी है, इसमें एक ऐप है, इसमें भी आप अपने आप को पंजीकरण करके और आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और डोनर अपॉइंटमेंट कार्ड भी आपको मिल जाएगा इसी एप्लीकेशन के तहत। और उस कार्ड के मुताबिक आप जिस भी जगह आपके पास में होंगे वहाँ पर आके आप अपना ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। और इसका पूरा एक ब्लड बैंक में इसका एक बहुत बड़ा हम लोग को जो कार्यक्रम हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार चलते हैं, बहुत सारे बीमारियों का हम पूरा उसका उपचार करने के लिए हमको ब्लड की आवश्यकता पड़ते हैं, या गंभीर एक्सीडेंट जो रोड पर हो जाते हैं उनके भी देख रेख के लिए, उनके भी तत्काल उनको उपलब्ध कराने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह कोई भी आदमी इसको इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसमें पूरी डिटेल डाल के और अपना ई पास बना के और वो जाके अपना ब्लड दे सकता है अपना। रायबरेली में एक प्राइवेट डॉक्टर ने जिला प्रशासन की समस्या को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दौरान रोग के बाद भी ओपीडी और बच्चों को भर्ती करके इलाज करने वाले शहर के नर्सिंग होम संचालक में कोरोना की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया। बाल रोग विशेषज्ञ ने लक्षण आने पर निजी पैथोलॉजी से जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद रात में ही उसके अस्पताल को बंद कराकर उसे पहले क्वारंटाइन सेंटर बटोही में शिफ्ट किया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। चिकित्सक की पत्नी, मां, 3 बच्चे, नौकरानी और अस्पताल के स्टाफ सहित 15 लोगों का स्टाफ क्वारंटीन में रखा गया है। इस मामले से जुड़े कुल 55 लोगों की सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। अब तक टोटल 47 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कल प्राप्त रिपोर्ट और पूर्व प्राप्त रिपोर्टों के साथ 4 लोग हमारे निगेटिव आ गए हैं। तो इस तरह से कुल अब 43 पॉजिटिव केसेस हैं। डॉक्टर के परिवार के 5 सदस्य और एक उनकी नौकरानी 6 और 18 स्टाफ को क्वारंटाइन करा दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8 मई से 2 शिफ्टों में अदालतें बैठेंगी। ये निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में हुई न्यायमूर्तियों की प्रशासनिक समिति की बैठक में लिया गया है। ये व्यवस्था ट्रायल के तौर पर शुरू की जा रही है। इसमें शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जिन वकीलों के मुकदमे लगे हैं उन्हें शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अदालतों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण व देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हाईकोर्ट में अभी तक अति आवश्यक मुकदमे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जा रही थी। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी कर बताया कि 8 मई से सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक और 1:30 बजे से 3:30 बजे तक आपराधिक व सिविल मामलों की सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी। महानिबंधक उच्च न्यायालय के माध्यम से तो वो अभी प्रारंभिक सूचना के रूप में है कि शुक्रवार जो आने वाला है नए मुकदमे क्रिमिनल के और सिविल के पहले शिफ्ट में क्रिमिनल के केसेस होंगे और 1:30 बजे से 3:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट में सिविल के मुकदमों जो नए दाखिल होंगे उनकी सुनवाई होगी। इसके अतिरिक्त बहुत से नए मुकदमे जो फ्रेश कहे जाते हैं और ऑलरेडी लंबित हैं उच्च न्यायालय के समक्ष, उनकी सुनवाई होगी और उसमें अधिवक्ता जाकर के न्यायालयों में बहस कर सकेंगे। अभी लेते हैं एक विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन लो तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। कोरोना वायरस ने जहां पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, जिससे जन धन की हानि तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे में कई ऐसे निर्णय लिए जिससे देश के लोगों को लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से किसानों के खातों में किसान निधि का पैसा पहुंचा है, तो जनधन खातों में पैसे भेजे गए। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त मिले, साथ ही अनाज भी लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोगों किसानों के लिए हमारे अकाउंट में 2000 रुपये और राशन भी मिला है और बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी ने जो राशन और किसान निधि का पैसा भिजवाया है, तो हमें मिला है 2000 रुपये, हमारे खाते में आया हुआ है और हमें फ्री में राशन मिला है जो कोटादार जी ने दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिला है गेहूँ चावल मिले रहे हैं, एक बार चावल खाली मिले हैं और 1500 रुपया आ रहा है। अब सरकार दिया है इसको। हाँ, मिले आटा मिला और चाउर मिले, गेहूँ मिले, पैसा मिला और मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिंदगी पाक कब राशन नहीं मिला रहा, राशन मिल रहा, पैसा मिला है। और रहते बढ़ के कहा भाई मोदी जी की जय जयकार मनाओ, जो राशन दे रहे हैं, लड़का बच्चा जिया रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वनगम इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव शहीद हो गए। सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव गाजीपुर जिले के नौनहरा थाना क्षेत्र के चकदाऊद बभनौली गांव के रहने वाले थे। देश के वीर सपूत अश्विनी कुमार यादव की शहादत की खबर से उनके पैतृक गांव में शोक की लहर है। अश्विनी कुमार यादव वर्ष 2005 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। इन दिनों उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में थी, जहां सोमवार को पेट्रोलिंग करते हुए उनकी टीम की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। आतंकियों से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव अपने 2 साथियों सीआरपीएफ जवान चंद्रशेखर और सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार मिश्रा समेत शहीद हो गए। शहीद जवान अश्विनी यादव का विवाह वर्ष 2012 में बलिया की अंशु देवी के साथ हुआ था। शहीद जवान अश्विनी की 6 वर्षीय पुत्री और 3 वर्षीय पुत्र हैं। शहीद का पार्थिव शरीर आज देर शाम तक पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है। शहीद हो गई, गर्व की बात है, लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं।
सरकार से हम यही कहेंगे कि मेरे बच्चों की शिक्षा की पूरी सहायता करे मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है, वही मेरे लिए सब कुछ थे। बताया गया तो बोले थे कि आपके भाई नहीं रहे। फरवरी में आए थे। अब मांग करें कि जो बच्चे हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई हो जाए, परवरिश हो जाए, बस यही है, सुविधा मिले और क्या, और देश के लिए सेवा करने का मौका मिले हमें भी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को इस बार कोरोना की महामारी के कारण परीक्षा परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है, मगर लॉकडाउन 3 के शुरू होते ही मिली रियायतों के कारण अब बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। बाराबंकी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम ने बताया कि शासन के निर्देश पर कोरोना से संबंधित सावधानी वाले उपाय अपनाते हुए स्थानीय शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया गया है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये काम किया जा रहा है और प्रत्येक शिक्षक के लिए हाथ धोने की व्यवस्था और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। जी, ये मूल्यांकन केंद्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है और आज से यहाँ ग्रीन जोन होने के कारण मूल्यांकन कार्य प्रारंभ कर दिया गया। आज पहला दिन है तो स्टाफ आ ही रहा है। अभी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है, नगर पालिका ने भी करवाई है। एक टाइम नगर पालिका करवा रहा है, एक टाइम हम लोग करवा रहे हैं। और सभी को मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश के लिए लिक्विड सोप सब सुविधा है। पानी भी मंगवाया जा रहा है बाहर से, तो सारी सुविधाएं परीक्षाओं को दी जा रही हैं। बैठने की व्यवस्था भी मानक के अनुसार 2-2 मीटर पे है। एक कमरे में एक ही। गोरखपुर में कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरोग्य सेतु ऐप जनता से डाउनलोड करने हेतु आग्रह किया गया। इसका पालन गोरखपुर में हो, इसके लिए पुलिस विभाग के जवान और महिला थाने के पुलिस द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है। महिला थाने की प्रभारी अर्चना सिंह लोगों को रास्ते में रोककर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करा रही हैं और जागरूकता का संदेश दे रही हैं। चिलुआताल थाने द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सोशल डिस्टेंस बनाकर रहने, मास्क लगाने, हाथ बार बार साफ करने का संदेश दिया जा रहा है और इसी के साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने को कहा जा रहा है। शासन के आदेशानुसार थाने में जितने लोग भी कार्यरत हैं सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाकर इंस्टॉल करवा लिया गया है और इस ऐप के माध्यम से ये पता चल पाता है कि आपके आसपास कोई कोरोना का मरीज है कि नहीं है। इसलिए हम लोग भी अपने थाना क्षेत्र में जनमानस को जागरूक करके उनसे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने का आग्रह कर रहे हैं और जो हमारे थाना क्षेत्र में बैरियर्स हैं वहाँ भी हम लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। यूपी के बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में लॉकडाउन के उल्लंघन करने के मामले में निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित 6 लोगों को बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मामला दर्ज कर लिया है। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में शाम 2 लग्जरी गाड़ी में महाराजगंज के विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित 6 लोग गिरफ्तार कर लिए। इनके विरुद्ध 177/20, 268/269/188 धारा 3 महामारी अधिनियम 1887 व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी यूपी वैध पास के बिना अनावश्यक घूम रहे थे। इन सभी लोगों के पास यूपी स्तर का कोई भी प्रशासन पास नहीं था। पुलिस को कोई भी पास मांगने पर दिखा नहीं सके। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है, दूर रहकर भी सबको साथ में आना